राधे राधे दोस्तों। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अमरजीत। अमरजीत बहुत ही घमंडी था। जब अमरजीत जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि अमरजीत, अब तुम बड़े हो गए हो, सो तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो अमरजीत ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे रोज 100 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से भी शादी हो, मैं उसको रोज 100 जूते मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर घबरा गए कि अब इसकी शादी कैसे होगी। भला कौन ही इसको अपनी बेटी देगा रोज 100 जूते खाने के लिए। एक दिन उस गांव में एक और सेठ आए जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो किसी ने उन्हें अमरजीत के बारे में बता दिया कि फला सेठ के भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सो सेठ अमरजीत के माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव रखा। तो अमरजीत ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं रोज 100 जूते मार सकूं। मेरी पत्नी जो बनकर आएगी वो रोज 100 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की का बाप ये सब सुनकर हैरान रह गया। कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा? इतना सुनकर सेठ वहां से उठकर चला गया। अपने घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, तो आपने क्या निर्णय लिया? सेठ बोला, मैंने तो मना कर दिया। बताओ, कौन अपनी बेटी को पीटने के लिए भेजेगा किसी के घर? तो सेठानी ने कहा, अच्छा किया आपने जो आपने यहां नहीं की रिश्ते के लिए। अब पास में ही खड़ी उनकी बेटी ये सब सुन रही थी, जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना पढ़ाई लिखाई में तो होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से आकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। अब माता पिता तो ये सुनकर एकदम से हैरान हो गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे सनकी से शादी क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 100 जूते मारे? तो सुलोचना ने कहा, पिताजी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उस सनकी इंसान से शादी करना चाहती है जो रोज इसको 100 जूते मारेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाने की कोशिश की, अरे पगली, रोज 100 जूते खाकर तो तुम्हारे सर के बाल ही उड़ जाएंगे, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की न मानी। लड़की बार बार यही कहे, पिताजी, आपको हमारी कसम है, हमारी शादी तो उसी लड़के से करवा दो। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया पर वो न मानी। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, जो तुम कहोगे सो हम तुम्हें देंगे। पर तुमने ये क्या अजीब सी शर्त रखी है कि बहू को रोज 100 जूते मारोगे? लड़के ने कहा, देखिए, न एक दमड़ी चाहिए न एक धेला चाहिए दहेज में, बस शर्त वही रहेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढो। अब पिता क्या करता? बेटी की तो यही इच्छा थी, सो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और सुलोचना दुल्हन बनकर अमरजीत के घर आ गई। खूब दान दहेज सेठ सेठानी ने अपनी बेटी को दिया। ससुराल में सुलोचना का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सुलोचना की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली ही रात सुलोचना अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी अमरजीत आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सर आगे करो, मुझे 100 जूते मारने हैं। अब सुलोचना ने कहा, देखिए, 100 जूते तो आप मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने तुमसे शादी की है, सो मैं 100 जूतों से नहीं डरती।
पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक जूता भी नहीं लगाया। तुम किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे? आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना दिया वो आपकी मां की कमाई का था, आपके पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने कुछ भी ना अभी तक इस्तेमाल किया है और न ही कुछ खाया है। तो आप किस अधिकार से मुझ पर 100 जूते लगाओगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम हकदार होते हो 100 जूते लगाने के। लड़का बिल्कुल चुप हो गया। बात तो सही थी। अभी तक जो भी था वो सब माता पिता की ही तो कमाई था। उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया था। अमरजीत को तो जैसे ये बात सुनकर झटका सा लगा और वो उठकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई। तो उसके पिता ने भी उससे यही बात कही, बेटा, बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत न पड़े। पर बेटा, बात तो यही है न कि तुम्हारी कमाई का कुछ नहीं है। अमरजीत को ये बात चुभ गई। उसने अगले दिन ही व्यापार करने जाने की सोची। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो पानी के जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीद और बिक्री करते थे। सो अमरजीत ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक पानी का जहाज दो और व्यापार करने के लिए कीमती वस्तुएं दो, थोड़ा सा धन दो। आप देखना, मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर अमरजीत ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी घरवाली यानी सुलोचना से कहा, तुम देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। ये बात सुनते ही सुलोचना ने कहा, ठीक है मेरे सरताज, जब आप लौट कर आओगे न तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ पाएगा। जितना मर्जी हो जूते लगा लेना। अमरजीत सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी बड़ा संतोष हो रहा था कि न जाने इस सफर के बाद हमारा बिगड़ैल बेटा थोड़ा सा सुधर जाए। इधर अमरजीत अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। सो एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने लंगर डाल दिया। जहाज एक तरफ लगाकर जहाज से उतरा और उस नगरी का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर चला। उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वो आदमी पास आया तो अमरजीत ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे ये मालूम होता था कि इस आदमी की एक ही आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने अमरजीत के पास आते ही कहा, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। अमरजीत बड़ा परेशान कि उस आदमी से वो कभी मिला नहीं और वो उसे जानता है। अमरजीत ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वो एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहां आए थे न तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। सो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी और उनसे रुपए ले लिए। मैंने उनसे 500 रुपए लिए थे। अब मैंने 500 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो, अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। ये सुनकर अमरजीत बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख नहीं थी और न ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई, इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं है, नहीं मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख लेता चला आऊंगा।
अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफादफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे 500 दे दो। अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेते आना। 500 रुपए अमरजीत से लेकर वो आदमी वहां से रफूचक्कर हो गया। अमरजीत ने सोचा, बला टली, 500 रुपए में ही पीछा छूट गया। सोचता हुआ अमरजीत नगरी की तरफ चला जा रहा था। नगर द्वार में जैसे ही उसने प्रवेश किया, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता एक पैर वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर अमरजीत से यही कहा, अच्छा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बेटा बड़े तेज निकले। मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उन्होंने, और इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। पर क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग चाहिए। अमरजीत फिर से अचरज से भर गया। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं मुझे मेरे पिताजी ने बताया है। तो उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहां आए थे न, तो मुझे उस समय कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने 500 रुपए में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास 500 रुपए हैं, तुम अपने 500 ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। अमरजीत फिर से बड़ा परेशान। भला ऐसे भी कोई टांग गिरवी रख सकता है? पर उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, सो उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। उसने उस आदमी से भी यही कहा, देखिए, अभी तो मेरे पास कोई टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफादफा कर दो। उस एक टांग वाले आदमी ने अमरजीत से 500 रुपए लिए और कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 500 रुपए दे दो, अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। अमरजीत अब बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वो यहां से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी अमरजीत की नजर बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी औरत पर पड़ी, जो काफी समय से उसे ही देख रही थी। अमरजीत उसे देखकर जैसे बौखला सा गया। औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो देखे वो आंखों में ही डूब जाए। अमरजीत उसकी तरफ देखता रहा तो उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अमरजीत उसके पास खिंचा चला गया। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने अमरजीत से पूछा, लगता है तुम यहां नए हो। अमरजीत ने हां में सर हिलाया। तो उस औरत ने कहा, तो फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए, और हमारे यहां पर यह परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। उसने अमरजीत से बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सुंदरी अंदर से वापस आई तो उसके हाथ में एक सोने की गिलास थी जो दूध से भरा हुआ था। उसने वो अमरजीत को पीने के लिए दिया। अमरजीत ने भी वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध एक ही घूंट में पी लिया, क्योंकि उसे भूख भी लगने लगी थी। अमरजीत ने जैसे ही दूध पीकर गिलास नीचे रखा तभी वहां पर एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और अमरजीत के जहाज की तरफ दौड़ पड़ी। जहाज में घुसकर उस बिल्ली ने सोने की गिलास को जहाज में छिपा दिया और वापस घर लौट आई। अमरजीत इन सब बातों से अनजान था। अब वो जैसे ही चलने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने उससे कहा, जा रहे हो अतिथि, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। अमरजीत ने अब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वो सुंदर स्त्री एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। अमरजीत तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था, और वो स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुरा लिया है और अपने जहाज पर रखवा दिया है अपने किसी पालतू जानवर से या अपने किसी साथी से। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते ही अमरजीत से कहा, ठीक है, तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ न कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। अमरजीत तो जैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ था
कि मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की। तभी वहां से कोतवाल गुजरा। तो कोतवाल ने सारी बात सुनकर अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने भी अमरजीत की एक न सुनी और अमरजीत का जहाज भी जब्त कर लिया और उसे 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने कारावास में रहने के बाद अमरजीत जब छूटकर बाहर आया तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ, गरीब, असहाय की तरह अमरजीत सड़कों पर भटक रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने अमरजीत से पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्यों भटक रहे हो? तो अमरजीत ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को अमरजीत पर बड़ी दया आई। उसने अमरजीत को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, ये ठग नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूं। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष भरकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो पर में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब अमरजीत के सामने कोई रास्ता नहीं था। न हाथ में कोई दमड़ी थी, न धेला था। सो उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का भेष भर के नाचना गाना शुरू कर दिया। 8 माह ऐसे ही गुजर गए। इधर सुलोचना अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 माह गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, सो मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूं। साहूकार ने कहा, बहू, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहां ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूं। तो सुलोचना बोली, नहीं पिताजी, तुम्हारी उम्र हो चली है, सो तुम घर पर ही रुको। मेरे पति मेरी वजह से घर से निकले हैं ना, तो मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस तुम मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ धन दे दो जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। साहूकार ने 5 पानी के जहाज और बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात अपनी बहू को दिए और अपना आशीर्वाद देकर अपनी बहू को बेटे को ढूंढ कर लाने की अनुमति दे दी। सुलोचना ने मर्दाना भेष भरकर अपने पति को ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली और अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर जहाज में बैठकर चल दी। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा, बेटी, अकेली न जाओ। हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं। इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उस पालतू कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाओ। सुलोचना ने अपने ससुर की बात मानकर वो 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया। मर्दाने भेष में सुलोचना ने यात्रा शुरू कर दी। 4 दिन तक पानी का जहाज पानी पर चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक जगह रुका। सुलोचना ने लंगर डाला। जहां से उतरकर नगरी का जायजा लिया। सुलोचना ने अपने आदमियों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो न हो मेरे पति इसी नगरी में है, सो इसी नगरी में हम उन्हें ढूंढते हैं। तुम सब लोग जहाज में रहकर ही मेरा इंतजार करोगे। मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी सुलोचना अपने आदमियों से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी सामने से एक आंख वाला आदमी सुलोचना के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े तेज निकले। सुलोचना ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। तो वो एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे न, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, सो 500 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी। अब बेटा आए या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी आंख चाहिए। लो, अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस करो। सुलोचना ये सब देखकर समझ गई कि हो ना हो ये ठग है और वो ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो। सुलोचना ने कुछ देर सोचा
और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, काका के आंख के मेल की आंख तो हमें नहीं मिल रही है। यह सुनकर सुलोचना बोली, अच्छा, आंख नहीं मिल रही तो ऐसा करो, एक चाकू लेकर आओ और काका की ये दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख लाकर दो। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब ये सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई आंख वाख। और इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े पर उसका कहीं अतापता न चला। ये सब देखकर सुलोचना के साथियों ने सुलोचना से कहा, हुजूर, यहां के लोग बड़े शातिर हैं, सो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। सुलोचना ने मौके की नजाकत को देखते हुए 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा कि हमारे 4 जहाज हैं, इनकी भी तो रखवाली करनी है, सो तुम यहीं इसी जहाज में छिपकर बैठो। अपने पालतू कुत्ते को भी उसने जहाज पर ही छिपा दिया और अपने 2 साथियों को साथ लेकर आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। जब सुलोचना नगरी के द्वार पर पहुंची तो सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उल्हाना देते हुए बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे वापस कर दो और अपने 500 रुपए जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे वो ले लो। सुलोचना समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है, सो उसने नम्र स्वभाव से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगें लदी हुई है, पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी ये दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिलाकर ले आए। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर तो काका के होश उड़ गए। हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहां से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी। सुलोचना पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वो आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। सुलोचना और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। सुलोचना अब थोड़ा आगे बढ़ी तो वो बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले उसकी भूख ही भाग जाए। सुलोचना से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से सुलोचना को अपने पास बुलाया। मर्दानी भेष के कारण सुलोचना उसे एक मर्द नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर सुलोचना ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहां पर रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहां आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। सुलोचना बोली, अगर ये तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। सुलोचना को बिठाकर वो औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। सुलोचना ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देखा बिल्ली जहाज की तरफ चली आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर सुलोचना के तीनों साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए ठगनी के घर में ही आकर छिपकर बैठ गई। दूध पीकर सुलोचना जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने सुलोचना से कहा, परदेसी, दूध तो पी लिया पर मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। सुलोचना बोली,
मैंने तो इधर ही रखा था दूध पीकर गिलास। अब सुलोचना चारों तरफ देखे तो गिलास का कोई अतापता नहीं। ये देख उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों, देखो इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। कोतवाल के कान में भी ये बात पड़ी। कोतवाल आया और उसने कहा, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसको दो। सुलोचना ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा है, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वो ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी ली तो वहां तो कोई गिलास न मिला। अब सुलोचना ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तो तलाशी ले ली, अब इसके घर की तलाशी लो। हो सकता है इसने गिलास घर में छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली मुंह में दबाए बैठी है उस सोने के गिलास को। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सुलोचना उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी, जहां पर एक आदमी गाने गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। सुलोचना को वो स्त्री जानी पहचानी लग रही थी। सु ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। उसके साथी उन दोनों को बुलाकर लेकर आए। सुलोचना ने उस आदमी से बात की कि ये स्त्री तुम्हें कहां से मिली? तो उसने कहा, ये स्त्री नहीं है, ये एक पुरुष ही है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का वेश भर के नाच गाना करते हैं। अब सुलोचना ने अपने पति को पहचान लिया। देखो, ईश्वर की कैसी विडंबना है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पर पत्नी पुरुष वेश में और पति स्त्री वेश में है। सुलोचना ने तो अपने पति को पहचान लिया, पर अमरजीत से सुलोचना न पहचानी गई। अब सुलोचना ने अमरजीत से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकती हूं। अमरजीत तैयार हो गया। सुलोचना अमरजीत को अपने जहाज पर ले आई। अपने साथियों के साथ मिलकर सुलोचना ने अमरजीत को नहलाया धुलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब अमरजीत अपने पुराने अवतार में आ गया था। अमरजीत बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब जाकर जान छूटी है इस नरक भरी जिंदगी से। सुलोचना ने अमरजीत से कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर बाहर जाऊंगी और तुम मेरे बाकी के 3 जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगी और अगर मैं 10 दिन बाद लौटकर ना आ पाया तो मेरे 3 जहाज तुम्हारे। तुम्हें जहाज पर खाने पीने की, रहने की कोई तकलीफ न होगी। अमरजीत को यह फायदे का सौदा लग रहा था कि अगर ये वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और वापस नहीं आया तो 3 माल से भरे जहाज मिलेंगे। अमरजीत ने झट से हाँ कर दी। अब सुलोचना अपने 3 जहाज की जिम्मेदारी अमरजीत को देकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास-ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। ये सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गई। इधर अमरजीत जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए और सुलोचना जब वापस ना आ पाई तो अमरजीत ने सोचा कि अब सौदागर वापस नहीं आएगा। अब ये 3 माल से भरे जहाज मेरे। ये सोचकर उसने लंगर निकाला और जहाज को हाकर अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय करके अमरजीत अपने घर जा पहुंचा। उसके माता पिता को जब ये सूचना मिली कि उनका बेटा वापस आ गया है तो गाजे बाजे लेकर बंदरगाह पर उसके स्वागत के लिए पहुंचे। अमरजीत का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अमरजीत अब घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैं इतने दिन घर से दूर रहा, इतने दिन के हिसाब कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर अमरजीत जूता लेकर सुलोचना के पास पहुंचा।
अब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा कर सुलोचना से कहा, तुमने मेरे पिता ने इतना 9 साल में न कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमा कर लाया हूं। यह सुनकर सुलोचना की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर अमरजीत को जैसे आग लग गई। बोला, तुम क्यों हंस रही हो? सर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुलोचना बोली, जूते तो मैं न खाऊंगी। अमरजीत को अब बड़ा क्रोध आ रहा था। क्यों तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तो सुलोचना ने कहा, क्या सच में, क्या वास्तव में ये धन तुम कमा कर लाए हो, या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? यह सुनकर तो अमरजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इसको ये सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद ही सुलोचना ने वो बक्सा खोल कर दिखाया जिसमें अमरजीत के जनाने कपड़े, जिन्हें पहनकर अमरजीत चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही अमरजीत शर्म से पानी पानी हो गया। वो आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। तो सुलोचना ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हें 3 जहाज माल के भरे हुए दिए, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। अमरजीत ने जब यह सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर सुलोचना से माफी मांगने लगा। कहने लगा, इस बात को यही दबा दो भाग्यवान, किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह की किसी मुसीबत में फंसा था। सुलोचना ने हंसते हुए कहा, तो 100 जूते नहीं मारेंगे जनाब। अमरजीत की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी। हाथ जोड़कर बोला, न भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे रोज 100 जूते मार लिया करना, पर इस राज को राज ही रहने दो, किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। अब सुलोचना और अमरजीत बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो देखा दोस्तों, सूझबूझ और समझदारी से सुलोचना ने कितनी बड़ी मुसीबत को भी पार कर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना साथ, अपना सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। राधे राधे।